नमस्कार बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का गद्य खंड से चैप्टर नंबर 1 से लेके 8 तक, यानी कि बच्चों बातचीत चैप्टर से लेके सिपाही की माँ चैप्टर तक जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। और बच्चों अगर आप इस क्लास को शुरू से लेके अंत तक देख लेते हो तो इस 8 चैप्टर से बनने वाला एक भी ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम में छूट जाएगा। ओके जी, तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और पहला नंबर चैप्टर का पहला नंबर सवाल भी आपके सामने आ चुका है। तो बच्चा पार्टी आज अच्छे से क्लास को देखना और सारे प्रश्नों को याद कर लेना। ये 8 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है आपको इसी क्लास में मिलने वाला है। अच्छे से बैठ जाओ, ये 8 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद कर लो। चलो, पहला नंबर सवाल है कि बातचीत शीर्षक पाठ क्या है। तो यह एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। और आज थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा प्रश्न हो जाएंगे ना बच्चा पार्टी। चलो, दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो, अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बच्चा पार्टी इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। चलो, अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। बच्चों आप लोग आंसर को जरूर लगाते चलना क्योंकि ये 8 चैप्टर को अगर आप चाहते हो याद करना तो आंसर लगाने से ही याद हो पाएगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन पे आपका नजर रहेगा। आंसर लगाने से जल्दी याद होता है। देखो, बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो, पांचवा नंबर सवाल आपके सामने है कि बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम क्या था। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। जल्दी से बता दो। बेनी प्रसाद भट्ट। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट के पिता एक व्यापारी थे। ये रहा बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, जस्ट हमने बताया व्यापारी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो, अगला नंबर सवाल है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, लेकिन बच्चों अगर संयोगिता स्वयंवर आता तो आप लगाते श्रीनिवास दास की रचना है। चलो, 9 नंबर सवाल है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो वो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल आपके सामने 10 नंबर सवाल है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। अवाक होकर अपने से बातचीत करना। 10 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो, ये रहा प्रश्न आपके सामने संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। ये श्रीनिवास दास की रचना है। इसको जरूर अच्छे से याद रखना, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, यहाँ पे आपको याद रखना है। चलो, अगला नंबर सवाल ये रहा प्रश्न की 100 अजान एक सुजान। यहाँ पे देखो, 100 अजान एक सुजान एक प्रकार का उपन्यास है और इसके उपन्यासकार का नाम बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि 100 अजान एक सुजान एक प्रकार का उपन्यास है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ एक बार। ये रहा 13 नंबर सवाल, हिंदी के एडिशन कौन कहे जाते हैं। हिंदी के एडिशन कहे जाते हैं बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो, 14 नंबर सवाल है बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो बातचीत हो जाएगा। 14 का जैसे देखो, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, रोज अज्ञे जी की रचना है, प्रगीत और समाज नामवर सिंह की रचना है। चलो, अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो आप लोग। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। बच्चों उर्वर था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो, ये रहा जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। हम बता के चलो, जैसा काम वैसा परिणाम क्या है बच्चों, प्रहसन है और ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। चलो, अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है। दो हम सहेलियों की बातचीत में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो, 18 नंबर सवाल है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला था जिसको जो है वे 33 वर्षों तक चलाते रहे थे। चलो,
अगला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? फ्राइडे के मुख से। ऑप्शन नंबर ए आप लगा सकते हो, करेक्ट हो जाएगा। चलो 20 नंबर सवाल है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली को। किसको बच्चा पार्टी? बातचीत की शैली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो वो रखा है किसने बच्चा पार्टी? रामचंद्र शुक्ल ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? वो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, ध्यान रखते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। देखो, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? ये पूछा गया। तो ये प्रारंभ किया था 1877 में, जिसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे थे। आपको याद रखना है। देखो, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, ये पूछा गया है। वो भी बच्चा पार्टी क्या उपन्यास पूछा गया? 100 अजान एक सुजान, हमने ऊपर ही आपको बताया था कि याद रखना है। चलो अगला नंबर सवाल है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नांदी पाठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? नांदी पाठ। ऑप्शन बी लगा दो आप लोग। देखो, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? कब तक नहीं भैया? वो 16 वर्ष तक। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लास को बच्चा पार्टी लाइक करते हुए चलिएगा। देखो, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा है? बता के चलो जल्दी से। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, तो ये बेन जॉनसन ने कहा है। और एडिसन साहब ने कहा है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। यहाँ पे तो वही क्वेश्चन है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह किसका मत है? तो ये एडिसन साहब का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? बच्चों, एक प्रश्न को कई बार घुमा फिरा के पूछ सकता है, वो देखो कि कैसा आ सकता है। तो वो दो लोगों के बीच। करेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए बता के चल रहे हो। चलो बता के चलो, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। कैसा? हल्का और स्वच्छ। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति। देखो, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट बच्चों आधुनिक काल के रचनाकार है। अगर युग पूछे तो भारतेंदु युग बता के चलिएगा आप लोग। चलो 34 नंबर सवाल है, स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। यह बच्चों किसकी उक्ति है? तो यह बालकृष्ण भट्ट की उक्ति है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए ये रहा 35 नंबर सवाल, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल पड़ता है? वो मवाद या फिर धुआं। सही जवाब आप 35 का सी लगा के चलोगे। ओके, चलिए अगला चैप्टर हमारा दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है उसने कहा था। और ये एक प्रकार का कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। आप लोग अच्छे से आंसर को लगाते हुए चलो। पहला चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है और दूसरा चैप्टर का पहला नंबर सवाल है, उसने कहा था शीर्षक पाठ क्या है? तो एक प्रकार का कहानी है। याद रखना बच्चा पार्टी, एकदम जितना बताऊंगा ना जी उतना को याद तो कर लो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बच्चा पार्टी बता दो। ये रहा, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 2 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का बच्चों जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को। निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 को। निधन बच्चों 12 सितंबर 1922 को इनका निधन हो गया था। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहां है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान। और अगर बच्चा पार्टी आपसे ये पूछे कि मूल निवास कहां है, वो गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। देखो यहां पे है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहां पर है? गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। दोनों को याद रखिएगा, जन्म स्थान जयपुर राजस्थान और ये मूल निवास गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। चलो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 को हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष। बच्चा पार्टी रिवीजन
रिवीजन करना है जी आपको। ऐसे मैंने चैप्टर वाइज आपको पढ़ा चुका है, ये क्लास रिवीजन के तौर पे है। बस आप लोग स्पीड में आंसर लगाते चलो और हमारे साथ लास्ट तक बने रहो। देखते हैं कितने बच्चे बने रहते हैं। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915 है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म आए, पुरानी हिंदी आए बच्चों, ये सब किन की रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। 8 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता के चलो, पुरानी हिंदी के रचनाकार कौन है? ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। पुरानी हिंदी भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। चलो अगला नंबर सवाल है, उसने कहा था कहानी कैसी कहानी है? युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलो अगला नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशित हुआ था, तो ये तो है। बुद्धू का कांटा भी 1911 में प्रकाशित हुआ, तो ये भी है। उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुआ, ये भी है। लेकिन बच्चों रेणुका किन की रचना? जल्दी से बताओ। ये दिनकर जी की रचना है। रेणुका दिनकर जी की रचना है बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर डी आप बता के चलोगे। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? 3 कहानियां लिखी है। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। 13 नंबर सवाल है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? जल्दी से बता के चलो कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? प्रथम विश्व युद्ध का। कब से कब तक हुआ था? 1914 से 18, याद है कि नहीं? चलो अगला नंबर सवाल है, उसने कहा था कहानी को कितने भागों में विभक्त है? यानी कि बच्चों उसने कहा था कहानी जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोल्हू राम कौन था? भैया पोल्हू राम कौन था? उसने कहा था कहानी में ये डाक बाबू था ना। ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हो आप लोग। चलो ये रहा, देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू, ये पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है? तो ये भी उसने कहा था कहानी से लिया गया। ऐसे पढ़ कौन सा चैप्टर रहे हैं? तो उसने कहा था। चलो बताओ, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह। उसने कहा था कहानी का नायक है लहना सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बता के चलो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? 20वीं सदी के। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। चलो अगला बता के चलो, बुद्धू का कांटा किनकी रचना है? बुद्धू का कांटा बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, ध्यान रखना है आपको। चलो अगला नंबर सवाल बताओ, तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तेरी कुरमाई हो गई ये उसने कहा था कहानी में ही तो पढ़ते हैं हम लोग। राइट आंसर ए बताओ। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, रोज अज्ञे जी की रचना, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है और तिरीच बच्चा पार्टी उदय प्रकाश की रचना है। ओके चलो अगला नंबर सवाल है, सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है? यहाँ पे बच्चों सूबेदार आए, सूबेदारनी आए, लहना सिंह आए, वजीरा सिंह आए, बोधा सिंह आए, कीरत सिंह आए, ये सभी के सभी रचना बच्चा पार्टी और ये सभी के सभी पात्रा उसने कहा था कहानी के हैं। ओके चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? बोधा सिंह के पिता का नाम भैया क्या था? सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र ही तो था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति जो है ये किस शीर्षक पाठ से है? तो ये उसने कहा था कहानी से लिया गया है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि सूबेदार बोला, सूबेदार ने क्या बोला कि लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। यह कथन किस शीर्षक पाठ से है? तो ये जूठन उसने कहा था चैप्टर से लिया गया है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता के चलो, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण है, क्योंकि अमृतसर में लहना सिंह के मामा रहते थे। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? क्या था बच्चा पार्टी? माझे था क्या? लहना सिंह के गांव का नाम माझे था और वो जो लड़की थी ना सूबेदारनी, उनके गांव का नाम क्या था? उनके गांव का नाम मगरे था। ओके चलो अगला नंबर सवाल है, लहना सिंह किस पद पर था? जमादार के पद पर था और सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का जो नंबर था बच्चों वो 77 था, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी
गोद में हुई थी? वजीरा सिंह की गोद में। लहना सिंह की मृत्यु बच्चों वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बता के चलो पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक था वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मनी के साथ हुआ था। क्या बच्चा पार्टी बताओ एक बार, जर्मनी के साथ हुआ था सर? ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दिया जाए। बता के चलो जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? तो वो गिराया था लहना सिंह ने। क्या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 31 का सी वाला ऑप्शन लगा सकते हो आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? यहाँ पे है पूछा है तो खोज की खाज है, क्रियाहीन हिंदी है, देवानांग प्रिय है, ये सभी के सभी रचना इन्हीं की तो है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? 1916 ईस्वी में बने थे ये। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल आपके सामने है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस विश्वविद्यालय से इंटर किए थे? बच्चों बताओ चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहाँ से बच्चा पार्टी इंटर किए थे? ये बात आपसे पूछा गया। 34 का बताओ कहां से किया था? कोलकाता विश्वविद्यालय से ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता के चलो, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा था कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल? यह किसने कहा था? यह कहा था सूबेदार हजारा सिंह ने। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता के चलो, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? यहाँ पे बच्चों लहाना सिंह कहां के थे? माझे के थे, और वो सूबेदारनी मगरे की थी, लेकिन यहाँ पे तो गुलेरी जी मतलब लेखक के बारे में पूछा गया। गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के हैं ये। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो ये द्विवेदी युग में आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल, बच्चा पार्टी क्लास को जरूर लाइक करते चलना, क्योंकि देख रहे हो हम उसी एनर्जी में पढ़ा रहे हैं जिस एनर्जी में हमने स्टार्ट किया था, और ये मैं उम्मीद करूंगा अगर आप लोगों का साथ रहा तो ये एनर्जी लास्ट तक बने रहेंगे। तो आप लोग एक बार क्लास को जरूर लाइक करिएगा बच्चों। ओके उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो ये है कर्म प्रधान कहानी। किस प्रकार की बच्चों? कर्म प्रधान कहानी है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, सूबेदारनी अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? किससे कहा था भाई बताओ ना, किससे कहा था? लहाना सिंह से कहा था ना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये चैप्टर हमारा हो चुका है खत्म। अब हमारा आ चुका है तीसरा चैप्टर जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, और यह एक प्रकार का भाषण है। भाषण को देने वाले का नाम लोक नायक जयप्रकाश नारायण है बच्चों। अब इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो ये तीसरा नंबर चैप्टर का पहला सवाल आपके सामने ये रहा, बता के चलो संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ क्या है? तो यह एक प्रकार का भाषण है। राइट आंसर ए हो जाएगा जी। चलो अगला नंबर सवाल है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो यह है लोक नायक जयप्रकाश नारायण का। चलो तीसरा नंबर सवाल का जवाब बता के चलो, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था। 8 अक्टूबर 1979 को इनका निधन हो गया था बच्चों। देखो जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? सिताब दियारा गांव, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। चलो बताओ जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 को इनका निधन हो गया था भैया। 5 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो बताओ जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? लोक नायक जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम आपने पढ़ा होगा, वो हो जाता है संपूर्ण क्रांति। करेक्ट आंसर सी होगा। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, तिरीच उदय प्रकाश शिक्षा जी कृष्णमूर्ति की रचना है। 7 नंबर सवाल है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में। 8 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण के माता का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के माता का नाम बच्चा पार्टी फूलरानी, पिता का नाम हरसु दयाल, क्योंकि मनरूप देवी दिनकर जी के माता जी हैं, पार्वती देवी बालकृष्ण भट्ट के माता जी, और विद्यावती भगत सिंह के माता जी का नाम है। चलो ये बताओ 9 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था? हरसु दयाल। क्या नाम था बच्चों? हरसु दयाल। 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये बता के चलो जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? तो फ्री प्रेस के मालिक थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलो अगला नंबर सवाल का जवाब आप लोग बता के चलो। ये रहा प्रश्न आपके सामने, बताओ अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए थे? बता दो। 11 नंबर सवाल का जवाब बच्चा पार्टी वो कांग्रेस में हुए थे क्या? 11 नंबर सवाल का जवाब आपने ऑप्शन नंबर डी लगा के चला, करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? छात्र आंदोलन का। राइट आंसर डी है। चलो ये रहा 13 नंबर सवाल, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, माता का नाम फुलरानी, पिता का नाम हर्षु दयाल बताया मैंने। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का नाम बता के चल रहे हो। चलो 15 नंबर सवाल है, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया है? वे हैं हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। चलो अगला नंबर सवाल है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? बुढ़ापा और बीमारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? दलविहीन लोकतंत्र बच्चों किसके मूल उद्देश्यों में है? मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल। क्या नाम था? बाउल नाम था। 18 का ऑप्शन नंबर सी बताओगे आप लोग। चलो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? अमेरिका का दलाल कहा गया। 19 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 20 नंबर सवाल है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे बच्चों? सदानंद जी। करेक्ट आंसर आप सी लगाओगे। ये रहा, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे बच्चों ये कहा जाता है उमा शंकर दीक्षित को। 21 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की थी? जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा बच्चा पार्टी कहां से पास किया था? बिहार विद्यापीठ से पास किया था। चलो 23 नंबर सवाल है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में, जब जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे। 24 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 ईस्वी में। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो बताओ, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक जो है मैला आंचल वो क्या है? याद रखिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है मैला आंचल और यह एक प्रकार का उपन्यास है। चलो अगला नंबर सवाल है आपके सामने कि लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? तो जयप्रकाश नारायण। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किनकी रचना? तो ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। ओके अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन बच्चों 1952 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाओगे आप लोग। देखो जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान दिया गया था। कब दिया गया था? 1965 ईस्वी में दिया गया था। अच्छा एक और भी पुरस्कार दिया गया था जिनका नाम है भारत रत्न बच्चों। क्या नाम है? भारत रत्न। ये दिया गया था 1998 ईस्वी में, याद रखिएगा, और ये मरणोपरांत दिया गया था। चलो अगला नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान कब दिया गया था? 1965। मैंने ऊपर बताया, आप लगा सकते हो। चलो ये रहा 31 नंबर सवाल, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? 1998 ईस्वी में। ऑप्शन बी बता के चल रहे हो आप लोग। चलो ये बताओ, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किन के हाथों में है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार बच्चों देश का भविष्य नई पीढ़ी के हाथों में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 33 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? वो मानते थे अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बताओ किसके अनुसार फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा करते थे? बच्चा पार्टी उमाशंकर दीक्षित को क्या कहा जाता था? ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। किसके अनुसार? तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बता के चलो, अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हमारा लगता है कि यह चैप्टर खत्म हो गया है। चौथा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, और यह एक प्रकार का निबंध है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और दिनकर जी को क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि कहा जाता है। और यह रहा चौथा नंबर चैप्टर का पहला सवाल, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ क्या है? यह एक
प्रकार का निबंध है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो ये रहा दूसरा नंबर सवाल। अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। बच्चा पार्टी जब मन हो इसका रिवीजन करना हो तो फिर इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। इसे हो सके तो भैया सेव कर लो या फिर डाउनलोड कर लो। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था इनका निधन? 24 अप्रैल 1974 को। याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहां है? सिमरिया बेगूसराय बिहार में है। 4 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम क्या था? मनरूप देवी। बच्चों रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम मनरूप देवी, पिता का नाम था रवि सिंह, जो कि क्वेश्चन बना हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम था रवि सिंह। क्या नाम था? रवि सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या था? श्यामवती देवी था। क्या नाम था भैया? श्यामवती देवी था। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। उर्वशी किनकी रचना है? तो ये दिनकर जी की रचना है। 8 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उर्वशी बच्चों रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है। 8 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए बताए। उर्वशी का प्रकाशन वर्ष 1961 ईस्वी है। इसे भी याद रख के चलिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? कोणार्क भैया जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। ये नहीं है, याद रख के चलोगे आप लोग। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। याद रखिएगा संस्कृति के 4 अध्याय रेणुका हुंकार ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। देखो रामधारी सिंह दिनकर मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक कब किए थे? कब किए थे ये बताओ। ये किए थे 1928 ईस्वी में। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर निम्न में से कौन रहे हैं? कौन रहे हैं बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? यहाँ पे तो है पूछा गया है। रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र ये सभी के सभी तो रचना है। याद रखिएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित उर्वशी कब प्रकाशित हुई? ऊपर हमने बताया 1961 ईस्वी में। कब बच्चों? 1961 ईस्वी में। चलो अर्धनारीश्वर कब प्रकाशित हुआ था भैया? अर्धनारीश्वर का एक बार बताओ जल्दी से। अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी में। इसी प्रकार रेणुका का 1935 में, हुंकार 1938 में, प्रणभंग 1929 में बच्चा पार्टी, और कुरुक्षेत्र 1946 में। ये सब याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक जो है ये प्रणभंग जब प्रकाशित हुई तब वे कितने वर्ष के थे? अच्छा प्रणभंग कब प्रकाशित हुए थे ये बताओगे क्या? क्योंकि अभी हमने जस्ट बताया कि प्रणभंग जो रचना है ये कब प्रकाशित हुआ था? 1929 में। कब हुआ था? 1929 में। हमने ऊपर ही आपको बताया, तो बता के चलो तब रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो कितने वर्ष के थे? बता के चलो। 15 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया 21 वर्ष के थे बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? महात्मा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है? परशुराम की प्रतीक्षा जो रचना है वो किनकी रचना है भैया? रामधारी सिंह दिनकर की रचना। ये प्रकाशित कब हुआ था? 1963 ईस्वी में। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता के चलो। शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है? अर्धनारीश्वर है। क्या है? अर्धनारीश्वर। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रेणुका का रचना काल क्या है? बच्चों एग्जाम में पूछा गया सवाल है। रेणुका का हमने ऊपर ही बताया था। कब? 1935 में प्रकाशित हुआ था ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आजकल प्रकाशन वर्ष भी याद करना पड़ता है, लेकिन जितना दे दिए बता दिए उसी से आ जाएगा। आप लोग घबराओ नहीं, मतलब 8 चैप्टर का टेंशन खत्म है आपको। देखो अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किस से भय खाते थे? नारियों से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। यह उक्ति अर्धनारीश्वर चैप्टर से लिया गया है। यह दिनकर जी की रचना है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये रहा अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? तो हमने बताया ये कल्पित रूप है।
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ कि नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है? नर और नारी का बात हुआ बच्चा पार्टी रामधारी सिंह दिनकर बताओगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? एक दिया गया था पद्म भूषण का, एक दिया गया था साहित्य अकादमी का, एक दिया गया था ज्ञानपीठ। तो ये सभी पुरस्कार दिए गए थे ना, क्योंकि उर्वशी के लिए ये दिया गया था। किसके लिए बच्चा पार्टी याद रखिएगा, ये उर्वशी के लिए दिया गया था और ये संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। यहाँ पे याद रखना बहुत जरूरी है, संस्कृति के बच्चा पार्टी ये 4 अध्याय के लिए ये दिया गया था, याद रखना इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी। ओके, ध्यान रखना आप सब। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? देखो जूठन रचना है, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर और तिरीच उदय प्रकाश की रचना है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? सिमरिया बेगूसराय बिहार, हमने बताया नहीं था क्या जी? गलत करोगे आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? जल्दी से बताओ, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक जो थी वो कौन सी? प्रणभंग, जो कि कब प्रकाशित हुआ था भैया? जल्दी से बताओ। 1929 ईस्वी में। याद नहीं रखते हो बच्चा पार्टी, बता दिया करो जी। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? छात्र सहोदर में। कब बच्चों? छात्र सहोदर में। कब? 1925 ईस्वी में। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, 29 नंबर सवाल है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? जस्ट हमने बताया, ऊपर बताया, नीचे प्रश्न बनाया, 1925 ईस्वी में। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? शिशुपाल वध बालकृष्ण भट्ट की रचना, नल दमयंती बालकृष्ण भट्ट, रहस्य कथा बालकृष्ण भट्ट, उर्वशी रचना है इनकी, जो कि 1961 में ये प्रकाशित हुआ था। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है भिक्षुणी होने का? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? कौन बच्चा पार्टी बता के चलो, वो है पुरुष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है? तो वो उर्वशी है, ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल है, ये रहा अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शंकर और पार्वती, यानी कि शिव और पार्वती का। 34 का ऑप्शन नंबर ए बता के चल रहे हो आप लोग। चलो 35 नंबर सवाल है, गंधारी कौन थी? दुर्योधन की मां थी। गंधारी कौन थी बच्चों? दुर्योधन की मां। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। प्रेमचंद जी क्या थे? कथाकार थे। प्रेमचंद जी कथाकार थे। ओके चलो, दिनकर जी किस युग के कवि थे? बच्चों यहाँ पे युग पूछा गया है, जल्दी से बताओ। छायावादोत्तर युग के थे क्या? छायावादोत्तर युग, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। किसके लिए बच्चों? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। देखो रामधारी सिंह दिनकर जी क्या है? राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो ये रहा प्रश्न, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? वो हो जाता है कुरुक्षेत्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हमें लगता है कि ये भी चैप्टर खत्म हो गया होगा, अब स्टार्ट होगा 5वां चैप्टर, और इसका नाम है रोज एक प्रकार का कहानी है। कहानीकार का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। ओके बच्चों याद रखिएगा। और पहला नंबर सवाल इस चैप्टर का ये रहा, बताते हुए चलिएगा। पहला सवाल है, रोज शीर्षक पाठ क्या है? कहानी है। ऑप्शन बी लगा दो आप लोग, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है, रोज कहानी के कहानीकार कौन है? अज्ञे साहब हैं, तो ऑप्शन बी लगा देते हैं। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल है, अज्ञे का पूरा नाम क्या है? एग्जाम में पूछा गया, अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है बच्चों। चलो चौथा नंबर सवाल है, अज्ञे का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को अज्ञे जी का जन्म हुआ था बच्चों। बता के चलो अज्ञे का जन्म स्थान कहाँ है? अज्ञे जी का जन्म स्थान जल्दी से बताएंगे। 5वां नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा बच्चा पार्टियों? जल्दी से लगा दो। अज्ञे का जन्म स्थान कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। अज्ञे जी का जन्म स्थान कहां लगाओगे बच्चा पार्टी? कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 6 नंबर सवाल है, अज्ञे जी का मूल निवास स्थल कौन सा है? अज्ञे जी का मूल निवास स्थान करतारपुर पंजाब है। कहां पर है? करतारपुर पंजाब। आपको याद रख के चलना है, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके। चलो 7 नंबर सवाल है, अज्ञे के माता जी का
नाम क्या था? वैंती देवी। पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो ये रहा अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन ए याद रख के चलोगे। 8 नंबर सवाल का जवाब ए लगा लो आप लोग। ये इनके पिता बच्चों एक प्रख्यात पुरातत्ववेता थे, आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, अज्ञेय के पिता किस क्षेत्र से संबंधित थे? अभी जस्ट हमने बताया पुरातत्व से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है, अज्ञेय ने पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक कब किया था? अज्ञेय साहब ने मैट्रिक किया था पंजाब विश्वविद्यालय से, कब? 1925 ईस्वी में किया था। 10 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। 11 नंबर सवाल आपके सामने है, अज्ञेय जी मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर कब किए थे? कब किए थे बच्चों? 1927 में किए थे। नेक्स्ट नंबर सवाल है, ये रहा, रोज शीर्षक कहानी में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा? टीटी बच्चों, मालती महेश्वर का जो संतान है वो। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल है, स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल है कि अज्ञेय जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया था? 1930 के बाद, ऑप्शन नंबर सी भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। बच्चा पार्टी क्लास को लाइक तो करते जा रहे हो ना जी? हमें तो लगता है कि आज हमारा गला खराब हो सकता है, क्योंकि ये पूरा स्पीड में पढ़ाना पड़ेगा, कम समय में आपको ये 8 चैप्टर करवाना है। देखो अज्ञेय जी की पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? बता के चलो। ये हुआ था पत्रिका सेवा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बता के चलो, शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भाग में लिखी गई है? ये 2 भाग में है बच्चों। कौन सा है? भाग 1 और भाग 2, बस याद रखिएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा 17 नंबर सवाल, मालती के बच्चे का नाम क्या था? मालती के बच्चे का नाम एक बार जल्दी से बता के चलो। मालती के बच्चे का नाम था टीटी, और याद रखोगे आप लोग। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल है, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? रोज कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, मालती किस कहानी की पात्रा है? मालती आए, महेश्वर आए, टीटी आए, तो आप रोज कहानी समझ लेना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। गैंग्रीन नामक बीमारी वाला बात आए तो रोज समझ लेना आप लोग। देखो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी गई कौन सी कहानी है? तो रोज हो जाएगा, क्योंकि त्रिच उदय प्रकाश, सुखमय जीवन, और ये उसने कहा था चंद्रदास रमा गुलेरी की रचना है। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, अज्ञेय मूलतः क्या है? अज्ञेय जी मूलतः कहानीकार माने जाते हैं। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है, अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? अज्ञेय जी की पहली कहानी प्रकाशित हुई थी 1924 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? बता के चलो। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? मालती था। राइट आंसर आप ए बता रहे हो। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल है कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? 4 वर्ष के बाद। बी वाला ऑप्शन सही है आपका। देखो मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? कौन सा था भैया? गैंग्रीन नामक बीमारी था ना। राइट आंसर सी लगा दो, सही हो जाएगा। ये रहा, मालती के पति का नाम क्या था? बताओ बच्चों, मालती के पति का जो नाम था वो क्या था? महेश्वर था। क्या था? महेश्वर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ आप लोग, अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? अज्ञेय जी को दिया गया था साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ दिया गया था, सुरोगा या फिर युगोस्लाविया का अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमाल दिया गया था। इनमें से सभी ये सभी दिया गया था। ओके बच्चों चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखा था? वो इंद्र सभा नामक नाटक लिखा था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, रोज शीर्षक कहानी में मालती जो है मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? दही को जमाने के लिए बच्चों। किसके लिए? दही को जमाने के लिए। आपको ये बात याद रख के चलना है बच्चों। चलो क्लास को सभी बच्चे एक बार जरूर लाइक करिएगा बच्चा पार्टी। अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। ये रहा 30 नंबर सवाल आपके सामने। अज्ञेय जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? कितने वर्ष की उम्र में पूछा गया है, जल्दी से बता दो। 30 नंबर सवाल का जवाब 10 वर्ष की उम्र में। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो 31 नंबर सवाल है, तार सप्तक का संपादक कौन है? अज्ञेय साहब है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल है 32 नंबर सवाल, अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? ये प्रयोगवाद से संबंधित है। अज्ञेय जी प्रयोगवाद से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक अज्ञेय ने लिखा है? उत्तर प्रियदर्शी, क्योंकि कोणार्क, जगदीश चंद्र माथुर, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश बच्चा पार्टी। 34 नंबर सवाल है, अज्ञेय द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है?
नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी, ये सभी के सभी अज्ञेय द्वारा रचित एक प्रकार का उपन्यास है। 34 नंबर सवाल का जवाब आपने ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल है, अज्ञेय द्वारा रचित कविता संकलन कौन सा हो जाएगा? भग्नदूत होगा, चिंता होगा, हरी घास पर क्षण भर होगा, सदानीरा हो जाएगा। देखो बच्चों, सदानीरा की जगह अगर ओ सदानीरा है तो जगदीश चंद्र माथुर लगाना, अगर सिर्फ सदानीरा आए तो आप अज्ञेय जी लगा के चलना। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन अज्ञेय द्वारा रचित निबंध है? निबंध पूछा गया, त्रिशंकु, आत्मनेपद, शाश्वती, भवंती, अंतरा, ये सभी के सभी निबंध है इनके। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल 37 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन अज्ञेय का कहानी संकलन है? कहानी संकलन विपथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियां, ये सभी के सभी इनके कहानी संकलन है। ओके बच्चों, 38 नंबर सवाल है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? 1951 आपको याद रखना है। तीसरा वाला बच्चों कब होता है? 1959, और चौथा वाला 1978 में। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल आपके सामने है, अज्ञेय जी को देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में किस रूप में आमंत्रित किया गया था? विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो, ये रहा, अज्ञेय जी ने घर में हस्तलिखित किस पत्रिका का संपादन किया था? आनंद बंधु का किया था। राइट आंसर आपने ऑप्शन नंबर बी बता के चला है। और अगला नंबर सवाल भी आपके सामने ये रहा, बता के चलो, अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? कितनी नाव में, कितनी बार रचना पर? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हमें लगता है कि ये भी चैप्टर अब खत्म हो चुका है। अब आएगा 6 नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र। एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है और ये लिखा गया है भगत सिंह के द्वारा। ओके बच्चों, चैप्टर नंबर 6 का पहला नंबर सवाल है, एक लेख और एक पत्र। शीर्षक पाठ क्या है? तो एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, ये चैप्टर 6 स्टार्ट हो चुका है। और बच्चा पार्टी, मैं अनुरोध करूंगा कि सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और जितने भी बच्चे अलग से एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करिएगा कि अगर भैया एग्जाम देने वाले हो तो ये 8 चैप्टर को पढ़ लो, यहां से हो जाएगा। ओके बच्चों, दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। चलो ये रहा दूसरा नंबर सवाल, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? भगत सिंह है। ऑप्शन नंबर बी आप लगा के चलोगे। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म एक बार जल्दी जल्दी से बता के चलो। बच्चा पार्टी जल्दी से बताओ, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? आप क्या बता के चल रहे हो? सर ये हुआ था कब भैया? 28 सितंबर 1907 को हुआ था। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, भगत सिंह का जन्म स्थान कहां है? भगत सिंह का जन्म स्थान है बंगाचक, पाकिस्तान में पड़ता है। याद रखिएगा, गुगेरा ब्रांच पड़ता है लायलपुर, पाकिस्तान में वर्तमान में है। ओके बच्चों, चलो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल है, भगत सिंह का पैतृक गांव कहां था? खटकरला गांव, पंजाब। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 6 नंबर सवाल है, भगत सिंह का शहादत बच्चों या फिर निधन कहो कब हुआ था? ये बताओ। 6 नंबर सवाल का जवाब ये हुआ था 23 मार्च 1931 को शाम के 7:33 पर लाहौर के षड्यंत्र केस में इन्हें फांसी दे दी गई थी। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, भगत सिंह के माता का नाम क्या था? विद्यावती। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 8 नंबर सवाल है, भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह। सरदार किशन सिंह ऑप्शन नंबर ए बता के चल रहे हो आप लोग। चलो 9 नंबर सवाल है, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? स्वाधीनता सेनानी था। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार भैया क्या था? स्वाधीनता सेनानी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह जो थे वो किसके सहयोगी थे? वो थे लाला लाजपत राय के सहयोगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है, भगत सिंह के भाई का नाम क्या था? भगत सिंह के भाई का नाम कुलवीर सिंह, कुलतार सिंह, ये दोनों भाई थे इनके। करेक्ट आंसर सी होगा। और सरदार स्वर्ण सिंह जो थे वो इनके छोटे चाचा का नाम था। चलो ये बताओ, भगत सिंह के छोटे चाचा जो थे वो सरदार स्वर्ण सिंह थे, उनका निधन कब हुआ था? निधन मतलब भैया मृत्यु 1910 ईस्वी में हुआ था। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल आपके सामने है, भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे? अनेक बार जेल गए इनके पिता। चलो 14 नंबर सवाल है, विपत्तियां व्यक्तियों को पूर्ण बनाने वाली होती है और यह बच्चों किसने? ये भगत सिंह का कहना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो 15 नंबर सवाल है, भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? बताओ 15 नंबर सवाल का जवाब। वो थे अर्थशास्त्र के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, कितने वर्ष
वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की थी? तो यह किया था 12 वर्ष की उम्र में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 17 नंबर सवाल है, चोरा चोरी कांड जो हुआ था वो कब हुआ था? बताओ। ये 1922 में हुआ था। राइट आंसर आप बी बता के चल रहे हो। 18 नंबर सवाल है, कितने वर्ष की अवस्था में भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग हुआ था? 15 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, करतार सिंह सराभा को फांसी कब दी गई थी? करतार सिंह सराभा को बच्चों 16 नवंबर 1915 को फांसी दिया गया था। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? प्रताप का। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? नौजवान भारत सभा का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लगा रहे हो। चलो ये रहा, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? कब फेंका था बच्चा पार्टी? ये पूछा गया ना। ये फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? भगत सिंह की बच्चों पहली गिरफ्तारी हुई थी मई 1927 में। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल आपके सामने है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या भगत सिंह की रचना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना भगत सिंह की है? याद रखो, विश्व प्रेम, युवक और मैं नास्तिक क्यों हूं, ये सभी रचना इन्हीं की है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये रचना भैया याद रखना, जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अछूत समस्या किस लेखक की रचना है? अछूत समस्या बच्चों ये लेखक की रचना है भगत सिंह की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना भगत सिंह की नहीं है? पुरानी हिंदी नहीं है, क्योंकि ये रचना किनकी है बच्चों? ये गुलेरी जी की रचना है। किनकी है? गुलेरी जी की रचना है। विद्यार्थियों, राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, ये तीनों रचना को याद रखिएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन बच्चों ये यहाँ पे मत लगाना भगत सिंह, क्योंकि गलत हो जाएगा। बंदी जीवन जो रचना है ना, ये सचिंद्र नाथ सान्याल की रचना है। बंदी जीवन बच्चों किनकी रचना है? सचिंद्र नाथ सान्याल की रचना है। चलो ये रहा, डॉन ब्रिन की आत्मकथा किनकी रचना है? ये भी सचिंद्र नाथ सान्याल की रचना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है, भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? पंजाब के थे। हमने आपको ऊपर में बताया था, खटकर कला पंजाब के। चलो जब देश के भविष्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो एक लेख और एक पत्र से लिया गया है। ओके बच्चों 32 नंबर सवाल है, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? तो एक लेख और एक पत्र होगा, क्योंकि संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। चलो 33 नंबर सवाल है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? सुखदेव को लिखा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को। राइट आंसर आप क्या लगाओगे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलो 35 नंबर सवाल है, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का बच्चों। 36 नंबर सवाल है, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? गदर पार्टी की ओर। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो 37 नंबर सवाल है, भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? मृत्यु दंड का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इसे पहले से ही विश्वास था। देखो प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? अर्थशास्त्र का विद्वान था। क्या था? अर्थशास्त्र का विद्वान था। 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 39 नंबर सवाल है, मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी? कलकत्ता से भैया, कलकत्ता से निकलती थी। 40 नंबर सवाल है, आत्महत्या एक घृणित अपराध है और यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह किसका कथन है? तो यह भगत सिंह का कथन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि यह भी चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आएगा आपके सामने 7वां नंबर चैप्टर, जिसका नाम है ओ सदानीरा, और यह एक प्रकार का निबंध है। निबंधकार का नाम जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, आपको याद रखना है। और 7वां नंबर चैप्टर का पहला नंबर सवाल आपके सामने है। ओके बच्चों, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ क्या है? ओ सदानीरा एक प्रकार का निबंध है। ओ सदानीरा एक प्रकार का निबंध है, और ये किनकी रचना है? ओ सदानीरा निबंध है जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। चलो
दूसरा नंबर सवाल है ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का 16 जुलाई 1917 को जन्म हुआ था। चौथा नंबर सवाल है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? जगदीश चंद्र माथुर का भैया जन्म स्थान है शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ए हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल है, जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का निधन 14 मई 1978 में हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। ये रहा 6 नंबर सवाल, जल्दी से बता दो। पूछा जा रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था? किस विश्वविद्यालय से भैया? वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। किस विषय में? अंग्रेजी में। चलो 7 नंबर सवाल है कि बिहार के सुप्रसिद्ध एवं सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर ने। चलो अगला बता के चलो 8 नंबर सवाल है, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? विद्या वारिधि की उपाधि दिया गया था, कालिदास अवार्ड दिया गया था, बिहार राजभाषा पुरस्कार दिया गया था। ये सभी इन्हें दिया गया था। 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था? जगदीश चंद्र माथुर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है, गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? बच्चा पार्टी बताओ। नारायणी नदी। ऑप्शन नंबर डी आप लगा सकते हो। 11 नंबर सवाल है, चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या था? जंगलों का कटना था। क्या था? जंगलों का कटना। ऑप्शन नंबर ए आप लगाओगे। चलो 12 नंबर सवाल है, ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहां स्थापित किया था? बरहरुआ, मधुबन और भितिहरुआ में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो 13 नंबर सवाल है, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या है? जगदीश चंद्र माथुर बच्चों मूलतः जो माने जाते हैं वो नाटककार माने जाते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना माथुर जी की है? तो आपने पढ़ा है ओ सदानीरा। राइट आंसर सी होगा। सिपाही की मां मोहन राकेश, जो कि इस चैप्टर के बाद वही पढ़ेंगे हम लोग। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, तिरीच उदय प्रकाश की रचना है। चलो 15 नंबर सवाल है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? बहुजन संप्रेषण के माध्यम बच्चा पार्टी पुस्तक किसने लिखी है? बता के चलो जल्दी से। तो ये जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो 16 नंबर सवाल है, गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? एमन साहब के कर्मचारियों ने। राइट आंसर आप ऑप्शन सी लगाओगे। ये रहा, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दिया था? मठ के महंत ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, रामपुरवा कहाँ है? रामपुरवा है भितिहरुआ के पास। राइट आंसर 18 का ए हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह किसके द्वारा लिखा गया? तो ये जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा दिया गया है। चलो 20 नंबर सवाल है, सरैयामन ताल का जो जल है वो कैसा है? सरैयामन ताल का जल भैया स्थिर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है, गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है। गंडक नदी का जल क्या है? सदियों से चंचल रहा है। चलो बताओ, ओ सदानीरा निबंध ये किस पुस्तक से लिया गया है? ये लिया गया बोलते क्षण से। कहां से? बोलते क्षण से। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा, बोलते क्षण जो है बच्चों जानते हो, ये एक प्रकार का निबंध संग्रह है। ये याद रखना पड़ेगा, ये एक प्रकार का क्या है? निबंध संग्रह है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 23 नंबर सवाल है, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? बता के चलो, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन बच्चों कैसे ताल है? आपने बताया क्या हो जाएगा? आपने बताया गहरे और विशाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो 24 नंबर सवाल है, धागरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? नील की खेती के लिए। राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए बता के चलोगे। चलो ये है, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो ओ सदानीरा में है। क्या है? ओ सदानीरा में। राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे है कि गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है। किस पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया? तो ये जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा ये पंक्ति लिखा गया बच्चों। चलो 27 नंबर सवाल है, आपस में धागर किस भाषा में बात करते थे? मिश्रित ओरांव भाषा में। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता के चलो। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? राजेंद्र प्रसाद ने बच्चों। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल है 29 नंबर सवाल, नंदनगढ़ का स्तूप जो है ये 82 फुट ऊंचा है। राइट आंसर आप क्या बताओगे? 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वृत्ताकार 1500 फीट है बच्चों। चलो
30 नंबर सवाल है, हरि सिंह देव का दुर्ग कहां पर छिपा हुआ था? ये वन की गहराई में, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता के चलो, सन 1917 में भितिहरवा में किसकी तूती बोलती थी? एमन साहब की। एमन साहब कहाँ है बच्चों? तूती बोलना मतलब क्या? धाक जमाना। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? बता के चलो, वो थे हरवंश राय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? बिहार के। किस राज्य के भैया? बिहार के। चलो अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया था? नील की खेती का ना। ऑप्शन नंबर बी आप लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। चलो ये बताओ, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था? 1325 ईस्वी में बच्चों। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ कि पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी शिक्षक थे। पुंडलिक जी कौन थे बच्चों? शिक्षक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 36 का। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, 37 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली है? माथुर जी को कौन सी उपाधि मिली है? तो विद्या वारिधि की उपाधि, जो कि हमने पढ़ चुका है। 38 नंबर सवाल है, चंपारण में धागर कहां से आए थे? छोटा नागपुर से आए थे। कहां से भैया? छोटा नागपुर से आए थे। ओके चलो 39 नंबर सवाल है, गांधी जी चंपारण में कब आए थे? बताओ। अप्रैल 1917 में आए थे ना, राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर बच्चों। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल है कि तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो नील की खेती से है। राइट आंसर आप डी बता के चल रहे हो। चलो 41 नंबर सवाल है, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था? विशाल विटप के तने पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 42 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? परंपराशील नाट्य, बहुजन संप्रेषण के माध्यम, 10 तस्वीरें, ये सभी के सभी इन्हीं की रचना है बच्चों। 42 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी बता के चल रहे हो। याद रखिएगा बच्चों, एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। चलो निम्नलिखित में कौन जगदीश चंद्र माथुर की रचना तथा उसके प्रकाशन वर्ष के लिए सही है? कोणार्क 1951 में प्रकाशित हुआ, भोर का तारा 1946 में प्रकाशित हुआ, गगन सवारी 1958 में। मतलब ये सभी के सभी बच्चों सही है। चलो 44 नंबर सवाल है, जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी जो है मेरी बांसुरी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? सरस्वती में हुआ था बच्चों। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, माथुर जी की जो प्रथम एकांकी थी मेरी बांसुरी, इसका मंचन कब हुआ था? बताओ जल्दी से। इनका जो मंचन हुआ था ना बच्चों, 1936 में हुआ था। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल आपके सामने है, ओ मेरे सपने तथा सार दिया किस लेखक की रचना है? ओ मेरे सपने तथा सार दिया जो रचना है, ये रचना जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। अच्छा, ओ मेरे सपने कब प्रकाशित हुआ था? 1950 ईस्वी में। कब बच्चा पार्टी? 1950 में। और ये कब हुआ था सार दिया? 1959 में। कब? 1959 में बच्चों। ये प्रकाशन वर्ष ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है, बहुत आता है बच्चों, याद रखिएगा। चलो 47 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की रचना नहीं है? जगदीश चंद्र माथुर की कौन सी रचना नहीं है आपको बताना है। 47 नंबर सवाल का जवाब वो उर्वशी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 48 नंबर सवाल है, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? राजकुमार शुक्ल की बच्चा पार्टी मृत्यु हुई थी 1930 के आसपास। राइट आंसर ए हो जाएगा। 49 नंबर सवाल है, बोलते क्षण क्या है? बोलते क्षण बच्चा पार्टी क्या है? निबंध है। ऑप्शन नंबर ए आप लगाओ, करेक्ट हो जाएगा। चलो ये रहा, ओ मेरे सपने रचना क्या है? ओ मेरे सपने जो रचना है ना, ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, जो कि 1950 में प्रकाशित हुआ था, जो कि हमने जस्ट बताया 1950 में ये प्रकाशित हुआ था। लेकिन ये क्या है बताओ जल्दी से? ये है नाटक। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि ये भी चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ के। और ये रहा 8वां चैप्टर, जैसा कि मैंने बताया 8 चैप्टर आपको ला के रख दूंगा, और उसी एनर्जी में जिसमें हमने स्टार्ट किया था, और वही एनर्जी अभी बरकरार है, क्योंकि बच्चा पार्टी ये आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है इस विद्या आनंद के लिए। ओके बच्चों, चलो 8वां चैप्टर है सिपाही की मां, एक प्रकार का एकांकी है, और ये मोहन राकेश की रचना है। सिपाही की मां बच्चों शीर्षक पाठ क्या है? एकांकी है। ऑप्शन नंबर डी लगा दो, करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बता के चलो, सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? सिपाही की मां बच्चों रचना है, इनके रचनाकार का नाम एक बार जल्दी से बता के चलो। दूसरा नंबर सवाल का जवाब क्या लगा रहे हो? ये हो जाएगा मोहन राकेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था?
जल्दी से बताओ मोहन राकेश का बच्चों जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 को इनका जन्म हुआ था। 3 दिसंबर 1972 को इनका निधन हुआ था, ये याद रखिएगा। मोहन राकेश का जन्म स्थान का जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, मोहन राकेश का निधन कब हुआ था? 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को हमने बच्चों ऊपर बताया है, आप गलत नहीं कर सकते हो। बता के चलो मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी। मदन मोहन गुगलानी बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो बता के चलो मोहन राकेश के माता का नाम क्या था? मोहन राकेश के माता का नाम बच्चों बच्चन कौर था। पिता का नाम क्या था? जल्दी से बता के चलो। ये रहा करमचंद गुगलानी आ जाएंगे। मोहन राकेश के पिता का नाम बच्चों करमचंद गुगलानी था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 9 नंबर सवाल है, मोहन राकेश के पिता पेशे से क्या थे? मोहन राकेश के पिता क्या थे बच्चा पार्टी बताओ एक बार जल्दी से। वकील थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन सा हो जाएगा? कहानी संग्रह बच्चों कौन सा? जानवर और जानवर, वारिस और एक और जिंदगी, ये सभी के सभी कहानी संग्रह है, याद रखिएगा। मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी संग्रह की बात हो बच्चों, ये सभी के सभी कहानी संग्रह है। ओके बच्चों, जैसे नए बादल आ जाए, फौलाद का आकाश आ जाए, इंसान के खंडहर आ जाए, ये भी कहानी संग्रह ही है, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा रचित उपन्यास कौन सा? अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल, ये सभी के सभी इनके उपन्यास है। 11 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अच्छा, अंधेरे बंद कमरे कब प्रकाशित हुआ था? 1961 ईस्वी में। कब? 1961 ईस्वी में। उसके बाद आता है न आने वाला कल, 1970 में प्रकाशित हुआ था। कब? 1970 में। अच्छा, अंतराल कब हुआ था भैया बता के चलो। 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह कौन सा है? मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह का नाम हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, इनमें से सभी। अब इसके लिए भी प्रकाशन वर्ष बता दो सर। देखो आषाढ़ का एक दिन इंपॉर्टेंट है, 1958 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद बच्चों लहरों के राजहंस 1963 में प्रकाशित हुआ था। आधे अधूरे कब हुआ था? 1969 में प्रकाशित हुआ था। ये सब बच्चों याद रखना, ये प्रकाशन वर्ष लिखा मैंने, आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछता है। देखो मोहन राकेश द्वारा रचित एकांकी कौन सा है? अंडे के छिलके, सिपाही की मां, पैर तले की जमीन, ये सभी के सभी एकांकी है बच्चों, याद रखिएगा। जो कि आप लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हो वो भी एक प्रकार का एकांकी की ये एकांकी ही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13 का। चलो 14 नंबर सवाल आपके सामने है कि 1962 में मोहन राकेश ने किस पत्र के संपादक रहे हैं? किस पत्र के बच्चों? सारिका के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब की बार ही आपके एग्जाम में ये पूछा गया था। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में मुन्नी की उम्र बच्चों 14 वर्ष की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बताओ 16 नंबर सवाल है, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? पानी मांग लेता है। राइट आंसर आपने बता के चला कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताओ बच्चा पार्टी, परमात्मा आपको सुखी रखे, ये किसका कथन है? ये आगंतुक लड़की का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? अंडे के छिलके बच्चों ये मोहन राकेश की रचना है, और अंडे के छिलके से ही ये सिपाही की मां चैप्टर लिया गया है, तो आप ये भी याद रख के चलिएगा। 19 नंबर सवाल है, मुन्नी कौन थी? बिस्नी की बेटी थी। मुन्नी कौन थी? बिस्नी की बेटी थी बच्चों। 20 नंबर सवाल है, सिपाही की मां एकांकी में कथा वस्तु किन की है? निम्न मध्यम वर्ग की। 20 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 21 नंबर सवाल है, रंगून कहां है? रंगून वर्मा में है। रंगून कहां है? वर्मा में बच्चों। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन सा है? बता के चलो मोहन राकेश के द्वारा जो लिखा गया नाटक संग्रह वो कौन सा था? वो आषाढ़ का एक दिन, क्योंकि उत्तर प्रियदर्शी और पहला राजा, देखो उत्तर प्रियदर्शी किन की रचना है? तो ये अज्ञा जी की रचना है। और पहला राजा किन की रचना है भैया? ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना। किन की है? जगदीश चंद्र माथुर की रचना, जो कि मैंने ऊपर ही तो पढ़ाया अभी जस्ट। चलो 23 नंबर सवाल है, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? बिस्नी बच्चों सिपाही की मां एकांकी की पात्रा है। राइट आंसर डी हो जाएगा। बिस्नी, मुन्नी, मानक और उसकी पड़ोसन जो थी कुंती, ये सब इन्हीं की पात्रा है। चलो मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? सारिका के। राइट आंसर सी होगा, याद रखिएगा। आलोचना त्रैमासिक नामवर सिंह रहे हैं संपादक। प्रताप के कौन रहे बच्चा पार्टी जल्दी से? गणेश शंकर विद्यार्थी। हिंदी के हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। चलो
25 नंबर सवाल है, मुन्नी जो है डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? डाक ये चिट्ठी के लिए जाती होगी ना, राशन पेंशन थोड़ी मिलेगा वहां पे। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा माने जाते हैं मोहन राकेश। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? दीनू कुम्हार है। कौन है बच्चों? दीनू कुम्हार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है कि ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर जाकर क्या मांगती है? क्या मांगती है? चावल दाल मांगती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो 29 नंबर सवाल है, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते से चलते रहे हैं, ये किसने कहा था? ईसाई लड़की ने कहा था। चलो अगला नंबर सवाल 30 नंबर सवाल है, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? बता के चलो। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन थी? बिस्नी की पड़ोसिन बच्चों कुंती थी, ये बात आप याद रख के चलिएगा। 32 नंबर सवाल है, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने का भविष्यवाणी करती है? मंगलवार को। राइट आंसर ऑप्शन डी लगा के चलोगे। 33 नंबर सवाल है, फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते और जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है, ये सिपाही की मां चैप्टर से लिया गया है। राइट आंसर आप डी वाला ऑप्शन लगा सकते हो। बताओ सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया। राइट आंसर आपने लगाया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, और इस चैप्टर का लास्ट सवाल यह है कि मुन्नी और मानक के मां का नाम क्या था? मुन्नी और मानक के मां का नाम था बिस्नी। क्या नाम था भैया? बिस्नी था। चलो हमें तो लगता है कि हमने पूरा कर चुका है, अब इससे आगे नहीं है। हमने देखा बच्चा पार्टी, जैसा कि हमने बताया कि चैप्टर नंबर 1 से लेके 8 तक को पूरा करेंगे और वही एनर्जी रहेगा जिसमें हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि ये आप सभी का प्यार और सपोर्ट है। जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए वो बच्चा पार्टी जरूर करिएगा। अगर आपने नए जुड़े हो हमारे साथ तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे डेली क्लास का टाइम जो है बच्चा पार्टी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। डेली क्लास का टाइम अगर आप पूछना चाहते हो तो वो शाम के 7 बजे है और दूसरा क्लास का वह शाम के 8 बजे है। ये 2 क्लास होता है और बच्चों हमने बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, और ये हिंदी में एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने नहीं देंगे। ओके बच्चा पार्टी, क्लास कैसा लगा ये कमेंट जरूर करना जी, क्योंकि देखते हो हम आपके कमेंट का इंतजार करते हैं, इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं। आप लोग कमेंट करिएगा ये क्लास कैसा लगा। आज सभी बच्चे कमेंट करोगे बच्चा पार्टी। ओके चलो जी, अब मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। अब की बार ऐसा करेंगे जानते हो, चैप्टर नंबर 1 से लेके पूरे 12 मतलब पूरे गद्य खंड को उड़ा देंगे एक ही क्लास में बच्चों, अगर आपका प्यार रहा तो। अगर इस वीडियो पे अगर आपने कम से कम जो है 500 लाइक कंप्लीट कर दिया तो संपूर्ण गद्य खंड का मैं ये प्रॉमिस करता हूं, संपूर्ण गद्य खंड वाला एक क्लास में मैं आपको दे दूंगा। ओके बच्चा पार्टी, ये 500 लाइक का टारगेट आपके ऊपर रहा, तो अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करिएगा और जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा पार्टी।